But in the last class, we had started with periodic table. We had discussed what is modern periodic table, how it is constructed, which law is responsible for made up of modern periodic table, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक ग्रुप पीरियड में कैसे डिवाइड किया गया है, कॉन्फ़िगरेशन की मदद से कैसे उसे अंडरस्टैंड करना है. सो दैट इज द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ वी आर मूविंग टू प्रॉपर्टीज. कौन सी प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में पढ़नी होती हैं, किसके ट्रेंड बनाए जा सकते हैं. तो हेडिंग डालिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. चैप्टर का नाम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखा था, पर नाम उसका था क्लासिफिकेशन. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. Properties of elements. Properties of elements are said to be periodic. Properties of elements are said to be periodic, which show some trend in a period, which show some trend in a period as well as in a group. हमने कहा उस प्रॉपर्टी को पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहा जाता है जिस प्रॉपर्टी का कोई ट्रेंड बनाया जा सके. क्या तो उसको हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम कुछ ट्रेंड बता रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सर्टेन सिस्टम इज बीइंग क्रिएटेड, दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी पीरियोडिक प्रॉपर्टी. इस चैप्टर में जिन प्रॉपर्टीज पर हमारा फोकस रहता है वो है एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड. तो जब आप ये चैप्टर फिनिश करें तो आपको पांचों प्रॉपर्टीज के ट्रेंड क्लियर होने चाहिए. एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड. देखिए पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस. इट कैन बी डिफाइंड as the distance from center of nucleus, as the distance from center of nucleus to the outermost electron. हमने कहा रेडियस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सेंटर से पेरिफ्री का डिस्टेंस. तो सेंटर किसको कहेंगे, न्यूक्लियस को, और पेरिफ्री किसको कहेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. सो एटॉमिक रेडियस का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. आगे लिखिए. अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल, according to wave mechanical model, we cannot predict, we cannot predict exact position of, exact position of outermost electron, outermost electron in an isolated gaseous atom, in an isolated gaseous atom. So atomic radius, so atomic radius is calculated
in bonded state. क्या कहना चाहते हैं और ये स्टेटमेंट क्यों लिखवाई है और कैसे पूछी जाती है, तीन चीजों पे काम करना। नंबर वन, हमने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं की जाती है। तो जो आपको एटॉमिक रेडियस का डाटा किसी भी जगह कहीं भी गिवन होता है, वो एक्चुअल रेडियस नहीं होता है, वो एक कंसेप्ट होता है, राइट। यही आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बनना है। अगर आपने अब तक पीवाईक्यू कहीं सॉल्व कर लिए हैं तो आपने देखा होगा, एक कॉमन ट्रेंड है, which of the following statements are correct, which of the following statements are incorrect। तो वहां आ जाएगा एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज सो एंड सो, इट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सोडियम। रॉन्ग है, क्योंकि रेडियस किसी भी एटम का एक्चुअल हमें पता ही नहीं होता, राइट। तो इसका मतलब है क्यों नहीं पता होता, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। वो हमने लिखा, वेव मैकेनिकल मॉडल कहता है आप इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते। हम जब एटम को स्टडी कर रहे हैं, हमने कहा यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ तक जा रही है हमें पता ही नहीं। अगर हमें रेडियस निकालना है तो हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, सर्कल बना के उसके डिस्टेंस को पेरीफ्री तक ले जाना पड़ेगा। जब पेरीफ्री डिफाइंड ही नहीं है तो कैसे निकालें। तो जब एटम अकेला होता है, किसी दूसरे एटम से जुड़ा नहीं होता है, तो आउटर पेरीफ्री नहीं पता होता है, इसलिए अकेले एटम का रेडियस निकाला नहीं जाता। इसलिए यहां एक टर्म आई, आइसोलेटेड गैसियस। आइसोलेटेड मतलब एटम अकेला कर दिया है। जब एटम अकेला होगा तो गैस ही होगा, सॉलिड लिक्विड नहीं हो सकता, इसलिए आइसोलेटेड गैसियस। तो एटॉमिक रेडियस कभी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का नहीं निकाला जाता, बॉन्डेड एटम का निकाला जाता है। इस चैप्टर में ये वो फ्रेज कई बार आएगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयनाइजेशन एनर्जी में भी आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी आएगा, और स्कूल एग्जाम में पूछा भी जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज। क्योंकि हम सिंगल एटम की प्रॉपर्टी पढ़ना चाह रहे हैं, सिंगल एटम तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसलिए उसको हम आइसोलेटेड गैसियस एटम फॉर्म में थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। हम कहते हैं जब एटम अकेला हो गया तो आइसोलेटेड है, और वो हमेशा ही गैस होगा, सॉलिड और लिक्विड नहीं होगा। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में एक एटम की प्रॉपर्टी पढ़नी है, एटम की प्रॉपर्टी आइसोलेटेड गैसियस एटम ही होती है, राइट। क्लियर है। हमने कहा इन्हें बॉन्डेड फॉर्म में पढ़ा जाता है। वो बॉन्डेड फॉर्म क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, या वंडरवॉल बॉन्ड है। लिखो, it is calculated as it is calculated as covalent radius, metallic radius, covalent radius, metallic radius, and van der Waals radius। हमने कहा हम किसी भी एटम के आइसोलेटेड फंक्शन को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो हमने दो तीन डिफरेंट टूल सिलेक्ट किए जिनसे एवरेज करके हम एटॉमिक रेडियस पर पहुंचेंगे। एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, एटम्स के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस हो सकती है। आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता, इसलिए आयनिक नहीं। आयनिक बॉन्ड के लिए कैटायन एक एनायन चाहिए, आयनिक के लिए मेरे पास एटम्स नहीं चाहिए। इसलिए एटॉमिक रेडियस इन तीन फॉर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है।
लिखा, नोट आंसर। atomic radius of an element, atomic radius of an element is calculated as average of these radii. Atomic radius of an element is calculated as average of these radii. हम किसी भी एटम का रेडियस जब लिख रहे हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में रेडियस का डाटा मिलेगा, हर बुक में हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी में रेडियस का डाटा मिलेगा। वो एटॉमिक रेडियस लिखा जरूर है, पर वो परफेक्टली एटम का रेडियस नहीं है। वो एक कंसेप्ट है जो तीनों रेडियस की एवरेज से डेवलप किया गया। लिखिए पहला कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस is used for non-metals. It is used for non-metals. And it is defined as, and it is defined as half of the internuclear distance, half of the internuclear distance when atoms are bonded, when atoms are bonded with each other by single covalent bond. The covalent radius किन के लिए इंपॉर्टेंट है? जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता हो। कोवेलेंट बॉन्ड किन में होगा? नॉन मेटल्स में होगा। तो कोवेलेंट रेडियस इज मोर एप्रोप्रिएट टर्म फॉर नॉन मेटल्स। अनन्या आप बताएं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एनीथिंग व्हाट यू विल से। कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड व्हिच यू आर शेयरिंग विद शनाया। Sharing of time, sharing, and covalent bond is sharing in order to provide stability, इसीलिए लिखा ऊपर नाम, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। हम दुनिया में तमाम जितने बॉन्ड बनाते हैं सारे कोवेलेंट, शेयरिंग ऑफ ड्रीम, शेयरिंग ऑफ टाइम, शेयरिंग ऑफ फंड्स, वी आर क्रिएटिंग अ बॉन्ड, राइट। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग होगी तो ओवरलैपिंग होगी, शेयरिंग होगी तो ओवरलैपिंग होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप आपस में बात तो कर रहे होंगे, ओवरलैपिंग होगी, मेरी बात भी सुन रहे होंगे और साथ वाले से बॉन्ड भी पक्का कर रहे होंगे, राइट। सो शेयरिंग मींस ओवरलैपिंग। व्हाई इट सेड दिस वर्ड? बिकॉज मैं आपको एक फोटो समझाना चाहता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। मैंने दिखाया ओवरलैपिंग हो रही है, राइट। दो एटम के बीच में एक एरिया ओवरलैप कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस x हो गया, उसका आधा कोवेलेंट रेडियस हो गया। सो कोवेलेंट रेडियस इज half of the internuclear distance between the two atoms bonded covalently to each other. लिखिए covalent radius is little smaller than, covalent radius is little smaller than expected atomic radius, expected atomic radius due to area of overlap, राइट। मैं एज केमिस्ट्री टीचर इसको कैसे देखता हूँ? क्लास 1.5 घंटे की थी, मैंने कहा आपने तो मेरी क्लास 1 घंटे 10 मिनट की लगाई, तो बच्चा परेशान है, मैं तो 1.5 घंटे उठ के भी नहीं गया, 20 मिनट वो काट दिए जो आपस में गप्पे मारी, साहब ने मेरी कहाँ सुनी, राइट। मेरी क्लास तो 1.5 घंटे की थी पर आपने सुनी नहीं मेरी बात,
तो जितनी ज्यादा गप्पे मारोगे टाइम कम हो जाएगा, एरिया ओवरलैप कम हो गया, रेडियस छोटा हो गया। देखो हर्ष अभी भी लगी है, कहती नहीं मैं तो इसको और छोटा करूंगी, राइट, रेडियस और श्रिंक कर दिया, एरिया ओवरलैप और बढ़ गया, राइट। तो हमारे पास एटम यहां तक आना चाहिए था, जब मैं हाफ ऑफ रेडियस लूंगा तो यहां लूंगा, इट मींस इट इज लिटिल स्मॉलर देन एक्चुअल रेडियस, राइट। कोवेलेंट रेडियस किसी भी एटम का एब्सोल्यूट वैल्यू जब एटम की निकाल रहे होंगे उससे छोटा आ रहा होगा, निकाल तो सकते नहीं, हाइपोथेटिकल, राइट। तो कोवेलेंट रेडियस इज लिटिल स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, तो कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये सारी स्टोरी मैंने फिगर समझाने के लिए की है, कि जैसे आप मैथ्स में करते हैं ना सेट्स, सेट में क्या आता है, कॉमन सेट आ गया एरिया, राइट। तो ये एरिया क्या, कॉमन एरिया, दिस बिलोंग्स टू एटम ऑन लेफ्ट, दिस बिलोंग्स टू एटम ऑन राइट, तो इसका आधा कर, जो भी क्वेश्चन में दियोगे हमें पता नहीं, वो तो एटम टू एटम वेरी करेगी, कार्बन अलग हो, हाइड्रोजन अलग हो, क्लोरीन अलग हो, मुझे क्या पता। एक्स मींस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हो, वैल्यू नहीं पता हमें, हमें डिफाइन करना आता है, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, तो उसके आधे को कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। तो अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, इसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ए दी है तो हाइड्रोजन का रेडियस ए बाय टू, क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बी दी है तो रेडियस बी बाय टू। हाइड्रोजन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन का वो मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, राइट। एटॉमिक रेडियस स्टडी करने के लिए ऑक्सीजन का एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल है H2O, तो H2O2 में जो बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, उसका आधा दैट इज रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह नाइट्रोजन में स्टैंडर्ड कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड, हमने वो मॉलिक्यूल ढूंढा जिसमें एक बॉन्ड हो, उसका नाम है हाइड्राजीन, फॉर्मूला है N2H4। So which molecule is more appropriate to study covalent radius where there is a single bond between the two atoms? Reason, सिंगल बॉन्ड होगा तो एटम रिलेटिवली दूर होंगे, डबल बॉन्ड होगा तो और नजदीक आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और नजदीक आएंगे। सिंगल बॉन्ड उनके बीच में जो 5 मिनट गप्पे मारते हैं, डबल बॉन्ड उनके बीच में जो 15 मिनट गप्पे मारते हैं, ट्रिपल बॉन्ड उनके बीच में जो मेरी सुनते ही नहीं, ठीक। तो एक्चुअल रेडियस कहां आएगा, जहां पर एटम में सिंगल बॉन्ड आएगा। हाइड्रोजन के लिए कन्वीनियंट है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन के लिए सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लिए वी हैव टू वर्क आउट ऑन सर्टेन मॉलिक्यूल्स। इसी तरह अगर मैं कार्बन की बात करूं तो इथेन, वेयर वी हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन, समझ गए आपको। तो कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ एक्चुअली, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का आधा एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस है, यूज फॉर नॉन ए बी एक्स वाई, तो ऐसे रैंडमली लिख दिया मैंने।
ऑनलाइन वाले नोट कर लिया था, डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। बरन नोट कर लिया है? ओके बेटा, लिखिए अगला, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, it is half of the internuclear distance. It is half of the internuclear distance between two adjacently placed kernels. Two adjacently placed kernels in metallic lattice. It is half of internuclear distance between two adjacently placed kernels in metallic lattice. अब इस फ्रेज में आपका दो नए वर्ड आगे, कर्नल एंड लैटिस. Bonding in metals is explained by bonding in metals is explained by electron C model. Bonding in metals is explained by electron C model. सानवी मेटल्स के करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं जो उन्हें बाकियों से अलग? वेरी गुड. लस्टर, malleability, ductility are characteristic feature of metals which can be explained only on the basis of electron C model. There is no other theory which can explain these three features: malleability, ductility, and luster. Rest conductivity can be explained by other features, but this feature cannot be explained by any other. लिखिए, according to it, metals have sea of electrons. Metals have sea of electrons where positively charged kernels are embedded. Where positively charged kernels are embedded. Kernel means kernels means atom without outermost shell. Right? जब हम मेटल और नॉन मेटल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर देते हैं, metals have easily available electron, they can ionize, they can conduct electricity. तो वो जो फ्री वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहा गया. जो उसके बाद बच गया उसे कर्नल कहा गया. जो अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड होता है उसे लैटिस कहा जाता है.
क्योंकि ये मेटल का अरेंजमेंट है, इसलिए इसे मेटालिक लैटिस कहा गया। मेटालिक लैटिस मींस बहुत सारे एटम कैसे अरेंज किए हुए हैं। कर्नल और कैटायन लगभग एक जैसे होते हैं अगर फिजिकल डायमेंशंस की बात करें, लेकिन आयन में इलेक्ट्रॉन कोई ले चुका होता है, लूज हो चुका होता है, कर्नल के साथ इलेक्ट्रॉन वहीं पड़ा होता है। तो हमने कहा कर्नल स्टेशनरी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा गया, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एम्बेडेड हैं। तो दो एडजेसेंटली प्लेस कर्नल्स के बीच के डिस्टेंस का आधा, दैट इज कॉल्ड मेटालिक। क्योंकि मुझे रेडियस बॉन्डेड एटम का निकालना है, तो तीनों डेफिनेशन में कॉमन आएगा हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर। बॉन्डेड एटम होगा तो दो एटम होंगे, दो एटम होंगे तो उनके बीच के डिस्टेंस का आधा एक एटम का रेडियस बनेगा। कोवेलेंट में हमने शेयर्ड एरिया देखना है, मेटालिक में हमने मेटालिक लैटिस देखना है। इसी तरह वंडरवॉल जहां स्टडी किया जाता है वो वंडरवॉल, लेकिन तीनों रेडियाई में कॉमन टर्म रहेगी हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहां पर हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्नल्स। आया कोई कंफ्यूजन? Lattice is a name given to arrangement of particles in any solid, right? कोई भी सॉलिड है, चाहे प्लास्टिक स्केल है, चाहे पेन है, चाहे बॉक्स है, चाहे वो बोर्ड है, एनीथिंग, any solid where constituent particles are stacked, that is called lattice. So metal का stacking, that is called metallic lattice. So how atoms are arranged in metal is called metallic lattice. हाँ जी बेटा। यस, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दी तो चार्ज क्या आएगा? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ओवरऑल क्या चार्ज आएगा? बस। हमने कहा बेटा कि मेटल का जो कैटायन होता है और कर्नल होता है, फिजिकल डायमेंशन सेम होता है, फिर उनको अलग से नाम क्यों दिए गए? क्योंकि आयन में उसके अपने पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। आपने सोडियम क्लोराइड बनाया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया? क्लोराइड, वन नेगेटिव। सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया? वन पॉजिटिव। अब वो इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास बाहर है या नहीं है? नहीं है, तो क्लोरीन के पास चला गया। तो डायमेंशनली अगर ये लैटिस सोडियम का है, तो इस कर्नल का साइज और सोडियम कैटायन का साइज सेम होगा, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में मोबाइल फॉर्म में पड़े, लेकिन सोडियम क्लोराइड में ऐसा नहीं। जब नए वर्ड पढ़ते हो जितना मर्जी पूछो, टेंशन क्यों लेते हो? राइट? आप नई चीज पढ़ रहे हो, लैटिस नया वर्ड है, कर्नल नया वर्ड है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन हमने कहा, जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाहर के इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, इसलिए कहते हैं वो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हमें डराने का काम इलेक्ट्रिकल सर्किट से किया जाता है, इसमें उंगली नहीं डालनी। रीजन? करंट है, राइट? आपके मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स, हम ये जानते हैं। इसका मतलब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन सरफेस पे ही अवेलेबल होंगे, जैसी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा भागेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। उस फ्री स्टेट को नाम दे दिया मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, राइट? मेटल का करेक्टरिस्टिक फीचर है, इट हैज फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा, राइट? क्या
मेटेलिक बॉन्ड कहीं और नहीं पढ़ाया जाता, बॉन्डिंग में भी नहीं आता, यहीं उसको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का सिर्फ एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा चाहिए. मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज फेवर्ड बाय metallic bond strength is favored by small size of kernel, small size of kernel, and higher number of valence electrons. Higher number of valence electrons. Except lithium, except lithium, all alkali metals, except lithium, all alkali metals are soft metals as they have large size, as they have large size and only one electron in valence shell, and only one electron in valence shell. यहाँ रुकेंगे सभी. किसी भी मेटल की स्ट्रेंथ पर बात की जाए तो आपने उसको मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेट करके समझाना है, चैप्टर कोई भी, राइट. अगर वो मेटल सॉफ्ट है तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के हिसाब से मेटेलिक बॉन्ड वीक होना चाहिए. अगर वो मेटल हार्ड है तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के हिसाब से मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए. अब मेटेलिक बॉन्ड किस चीज पे डिपेंड करेगा? कर्नल जितना छोटा होगा उसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा. वो छोटा किस वजह से होगा? दो वजह से हो सकता है. एक, उसकी नेचुरल टेंडेंसी साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन ही कम है. दूसरी, उसके पास वेलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो उसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री स्टेट में भेज दिए, काउंटर आयन कॉन्ट्रैक्ट कर गया, राइट. अगर एक एटम के पास से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो छोटा होगा, चार निकले तो और छोटा हो जाएगा, छह निकले तो और छोटा हो जाएगा, राइट. टेक इट एज अ पील ऑफ एनी फ्रूट और वेजिटेबल यू यूज. अगर आपने एक पतली पील कवर निकाला है तो आपके वो उसकी थिकनेस में चेंज कम होगा. अगर मोटी लेयर थी सरफेस पे तो थिकनेस में चेंज ज्यादा होगा. तो इसी तरह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो कर्नल बड़ा होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कर्नल छोटा होगा. जितना वो छोटा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है. हमने यहाँ आपको अल्कली मेटल ही क्यों बताया? क्योंकि वो आप सब जानते हैं. अगर कोई बोले सॉफ्ट मेटल तो आप सबसे पहले सोडियम बोलो, राइट. क्योंकि हर क्लास में पढ़ते हो सोडियम कैन कट विद नाइफ, इट इज अ सॉफ्ट मेटल, राइट. चीज की तरह कट जाता है वो. तो जैसे आप चीज काट रहे हो वैसे आप लैब में सोडियम मेटल को काट रहे हो, तो सॉफ्ट मेटल. सॉफ्ट मेटल क्यों है? क्योंकि वो अल्कली मेटल है. अल्कली मेटल बड़े साइज के होते हैं, साइज बड़ा है और वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन. सोडियम कॉन्फ़िगरेशन क्या? 281, ओनली वन इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब है सबसे कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बड़ा साइज, इसलिए वो सॉफ्ट मेटल है. जब नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बड़ा होता है, हम आगे पढ़ेंगे अगर नहीं पता है तो. बॉन्ड्स का सबसे स्ट्रांग हो गया, इसलिए लिखा है एक्सेप्ट. लिथियम इज द ओनली हार्ड मेटल, रेस्ट ऑल अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट. नेक्स्ट लिखिए. Cesium has weakest metallic bond. Cesium has weakest metallic bond among these elements. Among these elements. So it is liquid.
So it is liquid just above room temperature. नीचे जाते जाते कर्नल बहुत बड़ा हो जाता है, मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि सीजियम रूम टेम्परेचर पर पहुंचते पहुंचते लिक्विड हो जाता है। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में दो तरह से क्वेश्चन फिजिकल स्टेट पर आते हैं। लिक्विड एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, बताइए कौन कौन से लिक्विड एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? ब्रोमीन एंड मर्करी, टू एलिमेंट्स। There are only two elements are liquid state in periodic table. Second question आता है, how many elements of periodic table are liquid just above room temperature? तो चार हो जाएंगे, सीजियम और गैलियम ऐड हो जाएंगे, राइट? तो जस्ट अबव रूम टेम्परेचर चार एलिमेंट हैं, सीजियम, गैलियम, मर्करी एंड ब्रोमीन। अगर रूम टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो दो ही हैं, मर्करी एंड ब्रोमीन। क्लियर है? तो अगर रूम टेम्परेचर से ऊपर बात करें तो सीजियम लिक्विड स्टेट में है। अगर कोई पूछे व्हाई इट इज सो, बिकॉज इट हैज वीकेस्ट मेटालिक बॉन्ड, राइट? लास्ट क्लास में शायद अल्कली मेटल की लिस्ट बनाई थी हमने। लास्ट एलिमेंट कौन सा लिखा था? फ्रेंशियम। फ्रेंशियम क्यों नहीं लिखा मैंने, सीजियम क्यों लिखा? क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं। तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे लिथियम टू सीजियम पढ़ेंगे, फ्रेंशियम नहीं पढ़ेंगे। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट्स होता है। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कितनी देर में वो टेबल पे पड़े पड़े आधा हो जाएगा। तो अगर आपने एक कंटेनर में 20 ग्राम फ्रेंशियम रखा, 20 मिनट बाद वो 10 ग्राम रह जाएगा, अगले 20 मिनट बाद वो 5 ग्राम रह जाएगा, अगले 20 मिनट बाद वो 2.5 ग्राम रह जाएगा। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ फ्रेंशियम। तो ऐसे सब्सटेंसेस की न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसलिए हम लिथियम टू सीजियम पढ़ते हैं, लिथियम टू फ्रेंशियम। अगर फिर भी कोई थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछ ले तो जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो एज इट इज लगा दे, नो एक्सेप्शन। फ्रेंशियम में कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन नहीं है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज काम की वंडरवॉल वंडरवॉल it is half of internuclear distance between two adjacently placed atoms, between two adjacently placed atoms of two different molecules at a position where van der Waals forces are significantly stronger. It can be studied for all elements. It can be studied for all elements. तो बेटा हमने कहा एटॉमिक रेडियस आइसोलेटेड गैसियस एटम का नहीं निकाला जा सकता, तो उसे बॉन्डेड फॉर्म में निकालने की जरूरत है। ये बॉन्डेड फॉर्म तीन तरह की हैं, कोवेलेंट, मेटालिक, वंडरवॉल। इसलिए रेडियस भी तीन तरह के हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडरवॉल। कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस
एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से थोड़े छोटे होते हैं। कोवेलेंट क्यों छोटा होता है? एरिया ओवरलैप। मेटालिक क्यों छोटा है? क्योंकि वैलेंस शेल हटाई दिया है। इट मींस दे आर ऑलवेज स्मॉलर देन नॉर्मल। अब हमें उस एवरेज को पूरा करना था। वी हैड ब्लेंडेड वंडरवॉल इज लिटिल मोर देन दैट ऑफ एटॉमिक। दोनों की एवरेज लेंगे तो मान लेंगे कि अप्रोक्सीमेटली बराबर, राइट। कोवेलेंट रेडियस किसके लिए स्टडी होगा? नॉन मेटल्स। मेटालिक रेडियस किसके लिए स्टडी होगा? मेटल्स। वंडरवॉल किस पे लग रहा है? ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स, राइट। कोवेलेंट रेडियस सिर्फ उन पर है जिनमें आपस में सिंगल बॉन्ड बनता है। मेटालिक रेडियस वो है जो सब मेटल है। वंडरवॉल रेडियस उन सब के लिए है जिस पर भी आप स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल्स है। लेकिन अपने आप के साथ बॉन्ड ही नहीं बना सकते, अपने आप के साथ बॉन्ड ही नहीं बनना है। तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज वंडरवॉल। तो जब आप एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैस बोलते हैं, एक्चुअली वो वंडरवॉल रेडियस होता है। जब एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन बोलते हैं तो वो एवरेज ऑफ कोवेलेंट एंड वंडरवॉल होता है। जब एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम बोलते हैं वो एवरेज ऑफ मेटालिक एंड वंडरवॉल होता है। लेकिन जब आप एटॉमिक रेडियस ऑफ नियॉन बोलते हैं तो वो ओनली वंडरवॉल रेडियस होता है, क्योंकि उसमें और कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हीलियम के दो एटम्स को क्लोजेस्ट पॉसिबल पर लाए, जितने क्लोज आ सकते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, उन दोनों के डिस्टेंस का आधा, दैट इज वंडरवॉल। इसी तरह हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक लाए गए, जितने डिस्टेंस तक लाए जा सकते हैं, उनके बीच का आधा, दैट इज वंडरवॉल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। समझ पाए कंसेप्चुअली जो समझाना चाहता हूं? नोबल गैसेस नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स नहीं हैं। लेकिन कोवेलेंट रेडियस ले नहीं सकते क्योंकि अपने आप से बॉन्ड ही नहीं बना सकते। यू कैन नॉट से He2, यू कैन नॉट से Kr2। तो इसका मतलब है मेरे पास उनके बीच के रेडियस को निकालने के लिए वंडरवॉल के अलावा और कोई टूल नहीं है, क्योंकि वंडरवॉल रेडियस नोबल गैसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई बच्चों को लगता है सिर्फ नोबल गैसेस पर लगता है, इसलिए मैंने जानबूझ के वो लाइन लिखवाई, एप्लीकेबल ऑन ऑल एलिमेंट्स। आप लिख चुके हैं, मैं बाकियों का वेट कर रहा हूँ, तो आप गप्पे मार सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ और आप गप्पे मार रहे हैं तो मेरे को दिक्कत होती है। आई फील आप कुछ लेकर नहीं जाएंगे क्लास में। मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी लर्निंग से दिक्कत है। आज हो गया? बोलिए बेटा। X is the distance between the two hydrogen atoms from the different molecules. X is the intermolecular distance, है जी? नहीं 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 नहीं, X is
the distance between the two atoms on adjacent molecules. ये distance, right? मैंने बहुत क्लोज बनाए थे, आपने बहुत दूर बना दिए। वहां तक तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को पकड़ के कैसे लाएंगे, बेचारा परेशान हो जाएगा। क्लोजेस्ट पॉसिबल पोजीशन जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करे। कोवेलेंट रेडियस यहां से लिया जाता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए प्रेफर किया जाता है। नॉन मेटल ही ऐसा करता है। सिर्फ नहीं बोल सकते, नॉन मेटल्स के लिए यूज होता ही बोल सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ मेटल हैं ऐसे जो ऐसा काम कर जाते हैं। शरारती मेटल है लिथियम, वो कर जाता है। छोटा साइज है, बहुत सारा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज है। बोरॉन मेटलॉइड है, ना मेटल में आता है ना नॉन मेटल में आता है, पर उसमें कोवेलेंट रेडियस होता है, right? इसलिए मैंने कहा इट इज यूज फॉर नॉन मेटल, नॉट ओनली फॉर नॉन मेटल, ओनली फॉर मेटल्स, क्योंकि उनमें मेटालिक लैटिस किसी और में हो गई। नॉन मेटल नोबल गैसेस, मेटलॉइड्स के लिए नहीं, मेटलॉइड में सब में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सब में कोवेलेंट बॉन्ड है। मेटलॉइड तो एलिमिनेटेड टर्म है, बट स्टिल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते बोल देते हैं, क्योंकि जितने भी मेटलॉइड है सब में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डोमिनेट है। नो डाल दीजिए। फॉर नोबल गैसेस van der Waal radius is atomic radius. For noble gases, van der Waal radius is atomic radius. For all other elements, for all other elements, atomic radius, atomic radius is average of these radii. van der Waal रेडियस सबसे बड़ा होता है, मेटालिक रेडियस उससे छोटा होता है, कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है। van der Waal रेडियस में खाली जगह का रेडियस आता है, इसलिए उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। दीवार बना दीजिए। हाँ जी, ये तीन दीज का जो नीचे लिखे स्पेलिंग क्या लिखे मैंने, दूसरे सेम काम किया नहीं, स्पेलिंग क्या लिखे। और वंडरवॉल ਨੂੰ गुस्सा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। केमिस्ट्री में सारा काम ही वंडरवॉल का है, राइट? उसी दीवार बनाता हूँ झुक के। मैं यही देखने गया था कि किस किसने दीवार बनाई होगी, किस किसने सही लिखा होगा। क्लियर? तो एटॉमिक रेडियस इज एवरेज, रेयरली वी यूज दिस रेडियस ऑल थ्री। अभी इंटरनेशनल ऑथर्स बिलीव इट इज इन लिथियम, बट इन इंडियन एनसीईआरटी बुक्स इट डज नॉट मेंशन लिथियम। इसलिए मैंने कुछ ऐसे वर्ड लिखवाया नहीं जिसमें आप बीच में फंस जाए, राइट? हम मेटल्स के लिए वंडरवॉल और मेटालिक की एवरेज लेते हैं, और हम नॉन मेटल्स के लिए वंडरवॉल और कोवेलेंट की एवरेज। नोबल गैसेस में ना मेटालिक है ना कोवेलेंट है, इसलिए उनमें सिर्फ एटॉमिक रेडियस का मतलब ही वंडरवॉल। क्लियर हो गया? लिखिए ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब हमने एटॉमिक रेडियस क्या होता है अब हमने पढ़ लिया है। एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड।
trend of atomic radius is decided by trend of atomic radius is decided by effective nuclear charge which depends upon screening constant or shielding constant. Trend of atomic radius is decided by effective nuclear charge which depends upon screening constant or shielding constant. तो हम रिलेशन लिखते हैं Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा. Z effective means effective nuclear charge. Z is nuclear charge. Sigma is screening. Sigma, not this. Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. Z इफेक्टिव का मतलब है हाउ इफेक्टिवली दैट न्यूक्लियर चार्ज इज एबल टू होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. रेडियस कौन डिसाइड करेगा? बाहर वाला इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियर सेंटर में है जिसने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना है. बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा जो उन्हें रोकेगा? पकड़ के मुश्किल आएगी है जो उनको रोकेगा. न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे किसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होगी? कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो कोई इश्यू नहीं. हाँ जी दिनेश, ऑब्स्ट्रक्ट किसकी वजह से होगी? न्यूक्लियर फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर पूरी तरह नहीं जा पा रही, इसके लिए Z इफेक्टिव लिखा गया. तो कौन सी ऐसी चीज होगी जो उसको रोक रही होगी? हाँ जी, यस, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग. अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पर्दा क्रिएट करेंगे. नेगेटिव नेगेटिव का कर्टेन क्रिएट करेंगे. कर्टेन को क्या कहते हैं? स्क्रीन. राइट. और अगर कोई आपको रोक रहा है तो उसको कहते हैं शील्ड. सो वी कॉल इट स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड शील्डिंग कांस्टेंट, नथिंग. Right? Screening constant and shielding constant means the inter-electronic repulsion, obstruction by inner electrons for the outer electron from nuclear force of attraction, that is called screening. Right? तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा किस पर लगती है? फर्स्ट वाले पर. उसके बाद धीरे 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 कम होती जाती है. इसको सबसे बढ़िया सिर्फ वही बच्चे समझ सकते हैं जो स्कूल जाते हैं. राइट? क्यों? क्योंकि हम स्कूल में उस दिन पीछे बैठते हैं जिस दिन किसी टीचर की क्लास में किसी और टीचर का काम करना हो. उस दिन पीछे बैठते हैं जिस दिन खाना खाने का मूड हो. है? और उस दिन आगे बैठते हैं जिस दिन ऐसा मूड ना हो. क्योंकि जब वो फर्स्ट पे बैठेंगे तो नोटबुक दिख रही होगी, गंदी लिखी साफ लिखी, है ना. दिख रहा होगा कि केमिस्ट्री की क्लास में फिजिक्स का होमवर्क हो रहा है. लेकिन लास्ट में बैठेंगे तो क्या होगा? आगे वाला स्टूडेंट कर्टेन का काम करेगा. और दोस्ती पक्की हो तो आगे वाले कहते हैं बिल्कुल सीधा बैठी हो, हिलियो मत, मैं पीछे कुछ और काम कर रहा हूँ. राइट? क्योंकि हम चाहते हैं कर्टेन थिक हो जाए. राइट? तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इज कर्टेन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन. क्योंकि अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, वो न्यूक्लियर पुल को एज इट इज जाने नहीं देते. तो जितना न्यूक्लियर फोर्स होती है वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे एज इट इज नहीं लगती है. राइट? तो कितनी फोर्स लगेगी
वो Z इफेक्ट, राइट। अगर हम क्लास में अश्विका को स्टडी करना चाह रहे हैं बोर्ड के रिस्पेक्ट में, तो नेवी स्क्रीन, अर्श को करना चाह रहे हैं बोथ ऑफ देम आर स्क्रीन, ऋचा कर रहे हैं ऑल 3 आर स्क्रीन, मोहित को कर रहे हैं ऑल 4 आर स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब अंदर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कितना चार्ज प्रेजेंट है, राइट। मैंने आपको ये पिक्चर इसलिए समझाई, ज्यादातर बच्चे रट रहे होते हैं, +2 तक आके मुझसे यही पूछते स्क्रीनिंग क्या होता है, मतलब देख लेते पर्दा होता है, इलेक्ट्रॉन का पर्दा है जिसे स्क्रीनिंग कहा जाता है। न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, कर्टेन थिक होगा, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, राइट। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट is the inter-electronic repulsion, is the inter-electronic repulsion, ब्रैकेट्स में लिखा ऑब्स्ट्रक्शन, between inner electrons and outer electrons, screening effect is decided by, screening effect is decided by number of electrons and number of nodal planes. शिवांश, आप कहीं पर फेयर में हैं, बड़ा रश है, आपके आगे जो लोग हैं वो छोटी हाइट के हैं, तो स्क्रीन आपको ज्यादा कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे, और जो ज्यादा हाइट के होंगे वो ज्यादा कर रहे होंगे, करेक्ट। हम क्लास में अगर बोर्ड को करेक्टली देखना चाहते हैं और हम लास्ट सीट पर बैठे हैं, तो हमारा टारगेट क्या होता है, आगे वाला स्टूडेंट थोड़ा साइड बैठे ताकि सामने दिख जाए, करेक्ट। कई बार हम साथ वाले को शोल्डर पे हाथ भी मार देते थोड़ा साइड, राइट, ताकि हम सामने से उस चीज को देख पाए। नोडल प्लेन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है वहां या नहीं होता है, नहीं होता है। तो जिस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन ज्यादा होंगे, वो ज्यादा स्क्रीन करेगी या कम स्क्रीन करेगी, कम स्क्रीन करेगी, बस यही है, इसीलिए ये सेंटेंस लिखवा है, राइट। जिसमें जितने ज्यादा नोडल प्लेन हैं उसकी उतनी पुअर स्क्रीनिंग है। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन करेगा, एस और एफ, एस, राइट। तो स्क्रीनिंग डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नोडल प्लेन। मैं कहता हूं बच्चों को, जब भी आपको कंफ्यूजन हो अपने हाथ को आंखों के आगे रखो, मैं आगे की चीज नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि हाथ के बीच में स्पेस नहीं, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है क्योंकि एक नोडल प्लेन है, ये डी ऑर्बिटल है, 2 नोडल प्लेन है, ये एफ ऑर्बिटल है, 3 नोडल प्लेन है। अब ये हाथ के सामने है या नहीं है मुझे सब दिख रहा है, ये है तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो न्यूक्लियस मेरी आई हो गई, दुनिया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गई, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन हो गए, स्क्रीन हो गई। स्क्रीन जितनी थिक होगी बाहर देखना मुश्किल हो जाएगा। एस ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं है, इसलिए एस ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीनिंग करती है। एफ ऑर्बिटल में हाईएस्ट नंबर ऑफ नोडल प्लेन है, इसलिए वो लीस्ट स्क्रीनिंग करती है। लिखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, screening effect decreases nuclear force of attraction, screening effect decreases nuclear force of attraction for outer electron, right?
कोई ऐसा स्टूडेंट है जिस वैसे तो आजकल के बच्चे सारे मोबाइल पे गेम खेलने वाले होते हैं। हम तो जब छोटे थे तो हमारे को मैग्नेट मिल जाए और एक तरफ लोहा मिल जाए तो हम ऐसे रख के ऊपर घुमाते रहते थे। आपने कभी घुमाई है? और उसके बाद क्या करते, पहले एक पेज, फिर दो पेज, फिर चार पेज, कितनी दूर तक मैग्नेट का घुमा सकते। तो ये बेसिकली व्हाट आर पेजेस डूइंग? दे आर डूइंग शील्डिंग. What is magnet? Nuclear pull. And what is the nail? That is outermost electron. Increase in screening decreases nuclear force of attraction. Curtain increase होगा तो nuclear pull कम हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी न्यूक्लियर फोर्स कम होगी। न्यूक्लियर फोर्स कम होगी तो रेडियस का क्या होगा? बड़ा होगा छोटा होगा? अगर न्यूक्लियर फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगी तो एटम का रेडियस बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगी। फोर्स कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो एटम बड़ा हो गया। स्क्रीनिंग बढ़ने से न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन बाहर जल्दी निकल जाता है, राइट? स्क्रीनिंग इंक्रीजेस, nuclear pull decreases, radius of atom increases. ठीक है? Just wait. Screening effect is inversely proportional to. Screening effect is inversely proportional to number of nodal planes. S is greater than P is greater than D is greater than F. So सबसे strong screening S की है, सबसे poor screening F की है। Right now same topic हम +2 में पढ़ रहे हैं। F की स्क्रीनिंग की वजह से लेंथनॉइड में रेडियस शार्पली डिक्रीज होता है क्योंकि F ऑर्बिटल से। F ऑर्बिटल का मतलब पुअरेस्ट स्क्रीनिंग। तो अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन F में भरूंगा भी, वो स्क्रीन तो करेंगे नहीं। स्क्रीन नहीं करेंगे तो न्यूक्लियर पुल ज्यादा हो जाएगा, रेडियस स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ नोडल प्लेन। इंक्रीज इन नंबर ऑफ नोडल प्लेन डिक्रीजेस स्क्रीनिंग। लिख जाइए ट्रेंड इन। अभी तक हमने एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन की वजह पढ़ी, अब हम ट्रेंड पढ़ेंगे हो क्या रहा है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, number of inner electrons increases, number of inner electrons increases, so screening increases, so screening increases and effective nuclear charge decreases. Screening increases and effective nuclear charge decreases. It results in increasing, it results in increasing atomic radius. तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं रेडियस बड़ा हो जाता है, क्योंकि इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बड़ा हो जाता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे स्क्रीनिंग बढ़ जाएगी, थिकनेस ऑफ कर्टेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, रेडियस फैल जाएगा। आपको समझना है हम ये स्क्रीनिंग वर्ड से क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम लेफ्ट टू राइट जाए, चाहे हम टॉप टू बॉटम आए, एटॉमिक नंबर ऑलवेज इंक्रीजेस, राइट? लेफ्ट टू राइट जाने पर भी एटॉमिक नंबर बढ़ना है, टॉप टू बॉटम आने पर भी एटॉमिक नंबर बढ़ना है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस न्यूक्लियर पुल। इसका मतलब पुल को तो इंक्रीज ही होना है, पर रिलेटिवली ज्यादा से इंक्रीज होगा या कम से इंक्रीज होगा,
वो डिसाइड करेगा रेडियस बढ़ेगा या रेडियस कम। तो मैंने पूछ लिया लिथियम और सोडियम में कौन बड़ा है, आंसर सोडियम। कैल्शियम मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम में सबसे बड़ा कौन है, स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। अब ये चीज आप सिर्फ तभी आंसर सही लिखोगे जब लास्ट क्लास का सही प्रैक्टिस किया होगा। आपको पता होगा पीरियोडिसिटी में नीचे कौन है ऊपर कौन है, अगर पता ही नहीं है तो कैसे ढूंढो, राइट। तो आपके क्वेश्चन आना है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो आपको पता होना चाहिए उन एलिमेंट्स की रिलेटिव पोजीशन क्या है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां पर मौजूद है। तो लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम 3 11 19 37 55 atomic number is abruptly increasing, outermost electron is one only, electron number is keep on increasing, as a result radius increases, lithium is smallest, cesium is largest। क्यों हुआ, हमने कहा नीचे जाते हुए z भी इंक्रीज हुआ, सिग्मा भी इंक्रीज हुआ, पर सिग्मा ज्यादा से इंक्रीज हुआ, तो इफेक्टिव वैल्यू कम हो गई। एज अ रिजल्ट z इफेक्टिव बढ़ा और रेडियस, z इफेक्टिव कम हो गया और रेडियस बढ़ा। मैंने वन को अंडरलाइन क्यों किया है, ये समझाने के लिए कि सभी में आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, फोर्स उसी पर लग रही है, वो फोर्स कम होती जा रही है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग हो। ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे इसलिए लिखी आपको समझाने के लिए कि 10th तक जो कॉन्फ़िगरेशन रही होती है गलत नहीं होती है, अधूरी होती है, राइट। वही लिखिए जो आप 10th तक लिखते आए हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन आसानी से हमें बताती है अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर बड़ा हो रहा है, स्क्रीन बड़ी हो रही है, इसलिए रेडियस बड़ा हो जा रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से रेडियस बड़ा हो जा रहा है। बोर्ड से देखना पड़ेगा, पोटाशियम तक तो आप खुद लिख लेंगे, रुबिडियम सीजियम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपको जूनियर क्लासेस में सिर्फ 20 तक कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, क्योंकि 3D आ जाता है, 3D 10 तक बता नहीं सकते, है ना, इसलिए सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक कराते हैं। एटॉमिक नंबर 20 तक आप सभी करेक्ट लिख सकते हैं, चाहे वो आप प्रेजेंट सिस्टम से लिखें चाहे आप ओल्डर सिस्टम। पूछना कुछ, मतलब सिग्मा के साथ एरो लगाया, इट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, स्क्रीनिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड atomic number is also increasing, but we are saying screening increases by higher level, right। होता क्या है, बच्चे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फंसते हैं, असर्शन रीजन में दुनिया के 80% बच्चे गलती करते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि प्योर कंसेप्चुअल होता है, ये सोच रहे हैं कि स्क्रीनिंग एंड रेडियस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बच्चे ऐसा मान लेते हैं कि शायद न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा होगा, स्क्रीनिंग बढ़ रही है। मैंने कहा ऐसा सच नहीं है, जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा ही, राइट। अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो सिग्मा भी बढ़ेगा ही, लेकिन कौन ज्यादा से बढ़ेगा, ये वेरिएबल वेरिएशन इलेक्ट्रॉन्स की है, नोडल प्लेन्स की है, ये तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसको तो ज्यादा और कम बोल नहीं सकते। तो रेडियस बड़ा होगा या छोटा होगा वो स्क्रीनिंग डिसाइड करती है। इनका डिफरेंस छोटा होगा अगर सिग्मा छोटा होगा, इनका डिफरेंस छोटा होगा अगर सिग्मा बड़ा होगा, इनका डिफरेंस बड़ा होगा अगर सिग्मा छोटा होगा। लिखा ट्रेंड इन अ पीरियड, ट्रेंड इन अ पीरियड on moving left to right in a period, on moving left to right in a period, atomic radius decreases, atomic radius decreases,
as electrons are added in the same shell. As electrons are added in the same shell. So screening effect increases by smaller value. पीरियड क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रूल्स. ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स. हमने कहा जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सिग्मा भी बढ़ रहा है, जेड भी बढ़ रहा है, पर सिग्मा स्मॉलर नंबर से बढ़ रहा है, इसलिए जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जा रहा है, रेडियस डिक्रीज हो जा रहा है. राइट. अनन्या, आपकी तो छोटी भाई बहन है. कभी उनकी बर्थडे पार्टी आपको मैनेज करने को कहा? राइट. अब अगर वहां पे उसके 2-3 फ्रेंड आए हैं और 5-7 फ्रेंड आए हैं, वेयर यू विल बी मोर अलर्ट, 5-7 में या 2-3 में? व्हाट इज विल बी योर प्रेफरेंस? वो 5-7 आपको घेर के खड़े हो तो ज्यादा पकड़ अच्छी होगी, या कहीं भी घूम रहे हो तो ज्यादा अच्छी होगी? घेर के खड़े हो, यही यहाँ पे लिखा है. ये कह रहा है जब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं. राइट. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है. जैसे जैसे बाहर बच्चे बढ़ गए, अनन्या और अटेंटिव हो गई, सो मोर एंड मोर फोकस. एज अ रिजल्ट सिग्मा इंक्रीज हुआ, जेड इंक्रीज हुआ, लेकिन सिग्मा इंक्रीज होने नहीं दिया क्योंकि आसपास ही रखा. अगर वो एक दूसरे के पीछे चले जाए फिर तो आता नहीं. इलेक्ट्रॉन भी छोटे बच्चे की तरह होता है ना, वेव नेचर होती है. तो हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में इंक्रीज हो रहे हैं, तो सिग्मा कम से इंक्रीज हो रहा है, जेड रिलेटिवली ज्यादा हो जा रहा है, एटॉमिक रेडियस श्रिंक कर जा रहा है. तो लिथियम इज बिगर देन बेरिलियम, इज बिगर देन कार्बन, इज बिगर देन नाइट्रोजन, इज बिगर देन ऑक्सीजन. अगर कोई रीजन पूछे, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल एंड सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर स्ट्रेंथ. ये स्टोरीज इसलिए समझाई ताकि याद रह जाए. राइट. कि आपके पास सेम शेल में ऐसा क्यों हो रहा है. आपको जो अभी पढ़ाया गया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां आप गलतियां करेंगे वो क्या है? रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है और अलोंग द पीरियड कम हो रहा है, लेकिन जेड और सिग्मा दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, डाउन द ग्रुप भी और लेफ्ट टू राइट. राइट. लेकिन डाउन द ग्रुप सिग्मा का इंक्रीज ज्यादा से है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जा रहा है, फोर्स कम हो जा रही है. राइट. लेकिन जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो सिग्मा का इंक्रीज कम से है, एज अ रिजल्ट जेड इफेक्टिव बड़ा हो जा रहा है, रेडियस छोटा. राइट. क्लियर है? जब आप कंक्लूसिव आर्टिकल्स कहीं से पढ़ते हैं, आजकल ज्यादा चैलेंज आता है गूगल भाइयों से, यूट्यूबर से, तो वो कह देते हैं भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो बच्चा के दिमाग में लेके चलता है जब रेडियस बड़ा हो रहा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज छोटा हो रहा है. कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और आप क्या लगा रहे होंगे? न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज कहीं कम नहीं हो रहा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो एटॉमिक नंबर है. यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ ही रहा है और डाउन द ग्रुप पे एटॉमिक नंबर बढ़ ही रहा है. तो Z हैज टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप लेफ्ट. स्क्रीनिंग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है. इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे रिपल्शन ज्यादा होगी. तो लेफ्ट टू राइट भी बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम. लेकिन जब मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, अंदर की तरफ कर्टेन थिक होते जा रहे हैं,
इसलिए स्क्रीनिंग ज्यादा से इंक्रीज हो रही है, रेडियस बड़ा हो जा रहा है, जेड इफेक्टिव छोटा हो जा रहा है। जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, सेम शेल के इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, इसलिए स्क्रीनिंग कम से इंक्रीज होती है, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, रेडियस छोटा हो जाता है। अब आप में से जितने बच्चे घर जाके साथ में नहीं पढ़ेंगे, आदत होती है हफ्ते बाद जाके, तो यहाँ है लिथियम सबसे छोटा और यहाँ है लिथियम सबसे बड़ा। ये तो देखेंगे नहीं आगे पीछे किससे कंपेयर किया, ये कैसे हो सकता है, कभी छोटा कभी बड़ा। फिर आसान सा टैग है, केमिस्ट्री में ना ये होता ही रहता है, कभी एक्सेप्शन लगा देते हैं, जबकि वो कंपैरिजन ही किसी और का कर रहा है। जब मैं लिथियम को उसके अपने ग्रुप में अल्कली मेटल में देख रहा हूं तो वो सबसे छोटा है, और जब मैं उसे पीरियड में देख रहा हूं तो वो सबसे बड़ा है। सो व्हाट आई एम कंपेयरिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। समझ गए बात को? तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हमने आज स्टडी किया, हमने उसके कॉजेस को स्टडी किया। तो आज हमने एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी कंप्लीट की, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एक्सेप्शंस को नहीं कवर किया। हमने कहा एटॉमिक रेडियस को तीन तरह से स्टडी करने की नीड क्या थी वो अंडरस्टैंड किया, उन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है वो अंडरस्टैंड किया, किस एलिमेंट पर वंडरवॉल, किस पे कोवलेंट, किस पर मेटालिक लगना है वो अंडरस्टैंड किया। लास्टली जो मोर वैल्यूएबल सारे चैप्टर्स में है वो ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट कैसे वेरिएशन होगी। राइट, हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा ऐसा होगा, एक्सेप्शन तो होंगी ही। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में साइज छोटा होना है और टॉप टू बॉटम बड़ा। क्लियर? बाकी अगली क्लास में करते हैं। संडे को टेस्ट है, टेस्ट टाइमिंग लास्ट वाले ही होंगे, फिर भी मैं नोटिस बोर्ड पे लगा दूंगा, 10 o'clock से स्टार्ट होगा। हर बार कहता हूँ टेस्ट को स्किप नहीं करना है, अगर आपको कोई टाइम टेबल कांस्टेंट है तो हमसे बात करनी है। टेस्ट टाइमिंग कैन बी एडजस्टेड बट टेस्ट शुड नॉट बी स्किप्ड। राइट, सैटरडे वाली क्लासेस अभी एक डेढ़ महीना नहीं है, जब वो कंटेंट उतना हो जाएगा फिर से